जय हिंद। नमस्कार साथियों, विहांस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रियासतों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बघेलखंड रियासत। ठीक है, तो बघेलखंड रियासत किस तरीके से आई, कैसे उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ और किस तरीके से किन किन शासकों ने अपना शासन किया, 1857 की क्रांति में क्या हुआ, उसके पश्चात किस तरीके से भारत संघ में उसका विलय हुआ, ये सारी जानकारी आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। उनका स्थापत्य कैसा था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ये सारे पहलुओं पर बात की जाएगी और मुख्य परीक्षा के हिसाब से उन पॉइंट को समझेंगे जहां पर आप एक सही उत्तर लेखन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बघेलखंड रियासत। अब बात आती है कि जो बघेलखंड रियासत है उसका इतिहास जो है प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र से जो रियासत का समय या रियासत का जो क्षेत्र था उस काल में हमें ऐसा कुछ मिला है जो ये दर्शाती है कि ये इसका जो संबंध है वो प्रागैतिहासिक काल से होगा। हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो उस क्षेत्र में हमें कई शैलचित्र मिलते हैं, कई गुफाएं मिलती हैं और वहां पर हमें कई जीवाश्म स्थल भी मिलते हैं, जहां से ये पता चलता है कि यहां पर मानव की उपस्थिति कहीं ना कहीं क्या होगी, रही हुई होगी। और जिससे ये भी पता चलता है कि ये रियासत अभी नई नहीं या ये क्षेत्र कोई नया नहीं, यहां पर मानव का विकास पहले भी हो चुका था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल मतलब 3000 ईसा पूर्व से पहले की बात कर रहे हैं, जहां पर हमें ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। और मुख्यतः हमें क्या मिलता है, मुख्यतः हमें वहां पर शैलचित्र मिलेंगे, गुफाएं प्राप्त होंगी और क्या मिलेगा, जीवाश्म मिलेगा। फिर दूसरे की बात करते हैं, तो अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें, जहां पे वैदिक काल के समय काल पे हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें वहां पर बघेलखंड के क्षेत्र में हमें मिलता है पौराणिक अभिलेख। पौराणिक अभिलेख के बाद कई हमें ऐसे तीर्थ स्थल मिलते हैं जहां से हमें ये समझ में आता है कि इनका बहुत ही पौराणिक महत्व रहा होगा। जैसे आप अगर ये देखिए कि चित्रकूट का जो स्थान है वो कहीं ना कहीं राम भगवान के क्षेत्र, राम भगवान ने वहां पर अपना वनवास बिताया था, तो वो क्षेत्र कहीं ना कहीं से मिलता है। तुलसीदास की जन्मस्थली रही है और इस तरीके से कई सामाजिक और धार्मिक परंपराएं जो हैं वो वैदिक काल से संबंधित होती हैं या वैदिक काल के इतिहास को दर्शाती हैं। तो इससे ये भी समझ में आता है कि बघेलखंड की रियासत में हमें बहुत सारे पौराणिक अभिलेख तीर्थ स्थल मिलने से हमें ये समझ में आता है कि ये क्षेत्र वहां पर कई सारी चीजें वहां पर हुई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जहां पर महाजनपद काल समाप्त हुआ और महाजनपद काल के समाप्त होने के बाद कई ऐसे सम्राट हुए जो वहां पर उन्होंने क्या किया, शासन भी किया। जैसे मगध सम्राट की बात करें, मौर्य शासकों की बात करें, तो ये इनके द्वारा क्या था, ये इनके द्वारा वो सब शासित प्रदेश भी रहे हैं। जैसे आप सतना का भरूत स्तूप के बारे में जानते होंगे, तो सतना का भरूत स्तूप किसने बनवाया था, तो सुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। तो ये जानकारी भी आपकी पता होगी, क्योंकि ये कहाँ है, सतना जिले में। और ये किस क्षेत्र में आता है, तो वो आता है बघेलखंड के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो अपना प्राचीन का इतिहास है, प्राचीन काल का इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास, तो उस क्षेत्र में भी हमें क्या मिलता है, हमें कई ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलती है, हमें कई ऐसे पौराणिक स्थल मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ या कोई सी मानव हस्ती जो या फिर कोई सा शासित प्रदेश अलग अलग तरीकों से वहाँ पर शासन किया होगा। ठीक है, उसके बाद समय काल आगे बढ़ता है। समय काल आगे बढ़ने के पश्चात हमें यह देखने को मिलता है कि यहां पर एक रियासत का एस्टैब्लिशमेंट होता है जिसे बोला जाता है बघेलखंड रियासत। ठीक है, बघेलखंड रियासत आपको पता ही होगा कि मध्यकाल में सल्तनत काल आया, सल्तनत काल के पश्चात अगर आप देखोगे तो मुगल काल आया, मुगल काल के बाद ब्रिटिशर्स आए, लेकिन यहाँ पर जो एस्टैब्लिशमेंट होता है इस रियासत का वो 1236 में हो जाता है। ठीक है, तो 1236 में भीमल देव के द्वारा यहाँ पर क्या होती है, बघेलखंड रियासत या बघेलखंड सत्ता स्थापित होती है। अब बघेल आए कहाँ से थे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि बघेलखंड जो थे, बघेल के जो व्यक्ति थे या जो लोग थे वो कहाँ से थे, वो थे चालुक्य थे। ठीक है, तो बघेल के लोग क्या थे, चालुक्य थे। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अर्णोराज व्याघ्र वैली के सामंत थे। जो अर्णोराज व्यक्ति थे वो व्याघ्रपल्ली मतलब बघेलवारी के क्या थे, उन्हें सामंती दी गई थी या उस क्षेत्र के क्या थे, सामंत थे। अब क्या होता है, यहाँ पर बघेलवारी गांव में रहने के कारण अर्णोराज के वंशज क्या कहलाए, बघेल कहलाए। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होगा कि बघेल नाम कहां से आया, तो बघेल नाम आया था उनके गांव में रहने के कारण, और उस गांव का नाम क्या था, उस गांव का नाम था बघेलवारी। ठीक है, तो यहां पर जो अर्णोराज के वंशज थे वो आगे जाकर क्या कहलाए, बघेल कहलाए। और बघेल के बाद जब उन्हें बघेल कहलाने लगा, उनके कारण जब वो शासन किए तो वो शासन के पश्चात क्या बन गया, बघेलखंड की रियासतें या बघेलखंड रियासत। ठीक है, उसके बाद ये होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर व्याघ्रदेव आएंगे। व्याघ्रदेव के बाद क्या होता है, यहाँ पर बघेल बंधु, दो बघेल बंधु थे जिनका नाम था विशल देव और भीमल देव।
क्या नाम था, विशल देव और भीमल देव था। ये क्या थे, लोधी डायनेस्टी के सामंत थे, है ना। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि लोधी सामंत की हत्या कर देते हैं और राजा भर इससे प्रसन्न होकर राजा भर ने इन्हें गहोरा, जो चित्रकूट का क्षेत्र था, वहां के उस क्षेत्र की क्या कर देते हैं, सामंती दे देते हैं। मतलब वो क्षेत्र दे देते हैं जहां पर वो सामंत की तरह कार्य करेंगे, है ना। और सामंत की तरह कार्य करने के पश्चात उस क्षेत्र में अपनी सेना रखेंगे, वहां का रिवेन्यू जनरेट करेंगे, कर व्यवस्था लागू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर ये दोनों व्यक्ति को, बघेल बंधुओं को वहां पर मिल जाती है। और ये किसको मारकर हुई थी, तो ये हुई थी लोधी सामंत की हत्या करके। तो इस तरीके से गहोरा क्षेत्र में बघेल के जो व्यक्ति थी या बघेल जो सत्ता थी उसे स्थापित करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो विशल देव रहते हैं वो इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं और भीमल देव भी बचते हैं। तो भीमल देव के द्वारा ही 1236 में बघेल सत्ता की क्या होती है, यहाँ पर स्थापना होती है। तो समझ गए, यहाँ पर 1236 में क्या हुआ, बघेल सत्ता की क्या हो चुकी है, स्थापना हो चुकी है। अब अगर आपको यह बात की जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी या इसके संस्थापक कौन थे, तो यहां पर बघेल खंड की सत्ता के जो स्थापना करता थे वो थे भीमल देव। मतलब भीमल देव क्या करते हैं, 1236 ईस्वी में यहां पर बघेल सत्ता की स्थापना करते थे। इनका पिता के नाम जो था वो व्याघ्रदेव था, तो व्याघ्रदेव के ये पुत्र होते हैं। ठीक है, और व्याघ्रदेव के पुत्र ही यहाँ पर क्या करते हैं, गहोरा में सामंती प्राप्त करने के बाद ये बघेल सत्ता की क्या करते हैं, यहाँ पर स्थापना करते हैं। समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी इसकी गहोरा थी। ठीक है, मध्यकाल का बात चल रहा है, मध्यकाल में क्या हुआ था, इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी गहोरा। अब इन्होंने क्या किया था, ये जो सत्ता पाई थी या किस तरीके से इन्होंने गहोरा का सामंत बनाया गया था, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लोधी सामंत को पराजित किया था। लोधी सामंत को पराजित करने के बाद ही राजा भर प्रसन्न हुए थे और उस प्रसन्नता के कारण इन्हें क्या मिला था, इन्हें मिला था गहोरा की सामंती। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज आपको बता दी गई है। समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग शासक बनते हैं। अलग अलग शासकों में आप देखेंगे कि भीमल देव के पश्चात रानिंग देव शासक बने, रानिंग देव के साथ बालन देव शासक बने और बालन देव के बाद शासक बनते हैं इनके पुत्र बुल्लार देव। ठीक है, तो बुल्लार देव अब सत्ता स्थापित कर लिए हैं, यहाँ पर उन्होंने अपना शासन करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर बुल्लार देव के बारे में जानेंगे। अब इसके बाद हम बराबर से क्या है, जितने भी शासक हैं उनके बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में समझेंगे। जैसे कोई शासक ने कुछ अच्छे कार्य किए, कोई शासक का उस सत्ता के विरुद्ध उतना अच्छा काम नहीं था जिसके कारण से उनका ज्यादा उल्लेख हमें नहीं मिलता है, ना ही उनकी ज्यादा हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो वहां पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारे शासकों के बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुल्लार देव की बात करें तो बुल्लार देव का जो शासन था वो 1353 से लेकर 1389 ईस्वी तक था। मतलब इन्होंने 1353 से लेकर 1389 ईस्वी तक बघेल सत्ता में क्या किया, अपना शासन किया। बघेल सत्ता के ये क्या थे, प्रथम प्रभावशाली शासक थे। मतलब जिन्होंने अपना प्रभाव अपनी प्रजा तक पहुंचाया, साम्राज्य विस्तार में भी अपना साथ दिया और इस तरीके से अपना प्रभावी तरीके से अपना काम किया। तो बघेल सत्ता के प्रथम प्रभावशाली शासक थे। ये किसके समकालीन थे, फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है। अगर आप भारत का मध्यकालीन पढ़ेंगे तो वहां पर इस समय काल पे कौन शासन कर रहा है, तो यहाँ पर मुगल जो सल्तनत काल की बात करते हैं अपन, तो सल्तनत काल के तुगलक डायनेस्टी के फिरोज शाह तुगलक जो होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पे शासन करते हैं। बुल्लार देव जो थे वो उन्होंने अपनी उपाधि लिया, उनकी उपाधि का नाम था महाराजा धीराज। मतलब इन्होंने महाराजा धीराज की क्या करी, उपाधि धारण करी थी, है ना। तो यहाँ पर ये धारण करते हैं उपाधि महाराजा धीराज की। और उसके पश्चात जब अपना शासनकाल कंप्लीट कर लेते हैं, शासनकाल कंप्लीट करने के बाद 1389 का समय काल आता है जहां पर वो क्या करते हैं, बुल्लार देव जल समाधि ले लेते हैं और जल समाधि के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जल समाधि ले लिए। जल समाधि मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन है कि किस शासक, बघेल शासक ने जल समाधि ली थी, तो बुल्लार देव ने जल समाधि से उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब आते हैं बीरन देव। बुल्लार देव के पश्चात शासक बनते हैं बीरन देव बघेल। अब बीरन देव बघेल कैसे थे, तो वो शौर्यवान और एक महत्वाकांक्षी शासक थे। महत्वाकांक्षी शासक का मतलब ये होता है जिनको क्या होती है, कुछ लालसा रहती है पाने की, क्षेत्र को विस्तार करने की, समस्त सत्ता अपने हाथों में रखने की, उन शासकों को महत्वाकांक्षी शासक बोला जाता है। तो ये कैसे थे, ये बीरन देव क्या थे, जो वो शौर्यवान शासक और महत्वाकांक्षी भी शासक थे। इनकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो इनकी जानकारी हमें मिलती है वीर भानुदय काव्यम में। ठीक है, तो वीर भानुदय काव्यम की हमें जानकारी मिलती है बीरन देव की। और इसकी रचना जो की थी वो की थी कवि माधव ने। मतलब कवि माधव के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, वीरन देव के द्वारा ही बांधवगढ़ किले का क्या किया गया था, बांधवगढ़ किले का अधिग्रहण किया गया था। उन्होंने अपना क्या किया, बांधवगढ़ किला अपने अंडर में ले लिया था।
वीरेंद्र देव के पश्चात आते हैं वीर सिंह बघेल। ठीक है, तो वीर सिंह बघेल का समय काल आ चुका है दोस्तों। यहां पर जो इनका समय काल था वो था 1500 से लेके 1535 ईस्वी तक। 35 साल तक ये अपना शासन करते हैं। ठीक है, ये एक योग्य थे, कुशल और कूटनीतिक शासक थे, एक स्ट्रेटेजिक शासन थे, जिससे क्या करते थे, ये प्रॉपर तरीके से अपने काम रखते थे, अच्छी तरीके की न्याय व्यवस्था भी रखी थी। उन्होंने नए नगर बसाए, लोगों से जो अलग शासक थे जो उनको हरा सकते थे उनके साथ क्या किया, उनके साथ उन्होंने मित्रवत संबंध भी रखे थे। समझ में आया? तो यहां पर वीर सिंह बघेल ने वीरसिंहपुर नामक क्या किया, नगर की स्थापना की थी। तो यहां पर किसने नगर की स्थापना की थी, वीरसिंहपुर की, तो वो की थी किसने, वीर सिंह बघेल ने। समझ में आया? उसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ पे इनके क्या थे, जो लोधी डायनेस्टी वहां पे इस समय काल में चल रही है, तो सिकंदर लोधी के साथ इनके कैसे संबंध थे, तो सिकंदर लोधी के साथ इनके क्या थे, मित्रवत संबंध भी थे, है ना। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। गोंड राज्य के संबंध कैसे थे, तो उत्तराधिकार विद्रोह जब होता है संग्राम शाह का, जब संग्राम शाह अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह करने के पश्चात यहाँ पे उन्हें सेना की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर संग्राम शाह को सहायता देते हैं। संग्राम शाह किसके शासक थे, ये आपको गोंडवाना रियासत में आपको पढ़ाया जा चुका है। संग्राम शाह गोंड वंश के गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासक थे और सबसे शक्तिशाली शासक भी उन्हें माना जाता है। ठीक है, तो उत्तराधिकार विद्रोह जब हुआ था संग्राम शाह के द्वारा, तो यहां पर वीर सिंह देव जो रहते हैं वो किसकी सहायता करते हैं, वो संग्राम शाह की सहायता करते हैं और उत्तराधिकार मतलब शासन को पाने में उनकी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुगलों की बात करें, तो मुगलों के साथ उनके कैसे संबंध थे, तो खानवा का युद्ध जो होता है बाबर और राणा सांगा के बीच, तो यहां पर बाबर और राणा सांगा के बीच वो किसकी सहायता करते हैं, वो करते हैं राणा सांगा की सहायता। तो यहां पर खानवा युद्ध की बात की जा रही है, तो खानवा युद्ध में वो सहायता की है राणा सांगा की। पुत्र वीर भानु द्वारा हुमायूं की सहायता से मित्रता कर ली गई और उसकी सहायता किया करते थे। तो जो इनके पुत्र थे वीर भानु, वो किसकी सहायता करते थे, वो हुमायूं की सहायता करते थे। इन्होंने बाबर के साथ भी अच्छे संबंध रखे थे, तो इन्होंने क्या किया, वीर सिंह देव ने बाबर के साथ भी मित्रता का परिचय दिया और उनके साथ क्या किया, मित्रवत संबंध भी अपनाए। ठीक है, तो यहां पर यह कहानी होती है वीर सिंह बघेल की, जिन्होंने 1500 से लेकर 1535 तक शासन किया और इस प्रकार से अपने शासन को चलाया। बाहर जाकर उन्होंने बाहर के शासकों से मित्रवत संबंध भी रखे। जो आसपास के शासक थे, जैसे गोंडवाना रियासत के जो शासक थे वो आसपास के क्षेत्र था, तो वहां पर भी उन्होंने क्या किया, सहायता से अपने संबंध बरकरार रखे। ठीक है, अब आते हैं वीर भानु बघेल की बात। तो वीर भानु बघेल जो थे वो शेर शाह सूरी से इनका क्या होता है, इनका संघर्ष होता है। इनके दरबारी कवि जो थे वो कवि माधव थे। अब आपको बताया था अभी कि कवि माधव ने किसकी रचना की थी, वीर भानुदय काव्यम की। ठीक है, तो वीर भानुदय काव्यम में हमें इनकी जानकारी मिलती है। इनका शासनकाल था 1535 से लेकर 1555 तक और 1555 ये समय काल था शेर शाह सूरी का, जहां पे मुगल सत्ता समाप्त करके शेर शाह सूरी ने अपने राज्य की स्थापना की थी। और इसी समय काल पे कौन बघेल सत्ता में कौन शासक था, तो बघेल सत्ता में थे वीर भानु बघेल। ठीक है, वीर भानु बघेल के बाद यहां पर शासक आते हैं रामचंद्र बघेल। ठीक है, तो रामचंद्र बघेल का जो शासन रहता है वो रहता है 1555 से लेके 1592 ईस्वी तक। ठीक है, तो 1555 से लेके 1592 ईस्वी तक रामचंद्र बघेल जो होते हैं वो शासन करते हैं। ये क्या होते हैं, ये अकबर के समकालीन होते हैं, है ना। आपको पता ही होगा अकबर ने कब सत्ता हासिल की थी, 1556 में, और 1556 से लेके 1605 तक अकबर ने शासन किया था। तो ये किसका समय काल चल रहा है, यहाँ पर भारत में जो शासन कर रहा है, भारत में मुगल सत्ता स्थापित है और मुगल सत्ता के सबसे प्रमुख शासक वो थे अकबर। तो यहाँ पे अकबर का शासन चल रहा है। और बघेल सत्ता की बात करें तो बघेल सत्ता में कौन शासन कर रहा है, तो बघेल सत्ता में कर रहे हैं रामचंद्र देव बघेल। ठीक है, रामचंद्र देव बघेल थे, उन्होंने अपनी राजधानी गहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित करी थी। मतलब अब राजधानी कहां आ गई है, गहोरा से। आपको पता होगा कि भीमल देव जो थे वो अपनी राजधानी बनाए थे गहोरा को, और गहोरा के पश्चात अब राजधानी चेंज हो रही है, वो जा रही है बांधवगढ़ में। तो यहां पर जो शासक रहते हैं वो रहते हैं रामचंद्र देव बघेल। तब रामचंद्र देव के बघेल के शासन में ही गहोरा से बांधवगढ़ वो क्या होती है, स्थानांतरित होती है। फिर यहाँ पे इनके जो दरबारी कवि थे वो तानसेन होते हैं। आपको पता होगा रामचंद्र देव बघेल के दरबारी कवि ही थे तानसेन। इसके बाद जब इसकी जानकारी हमें अकबर को पता चलती है, अकबर को जब पता चलता है कि एक कोई बहुत महान संगीतकार है जिसे हमें अपने दरबार से सुशोभित करना चाहिए, तो यहाँ पे 1562 में जो अकबर होते हैं, अकबर एक व्यक्ति को भेजते हैं रामचंद्र बघेल के दरबार में और वहां से बुलाते हैं तानसेन को। तो उसके पश्चात 1562 ईस्वी में अकबर ने तानसेन को बुलवाया था और यहाँ पर तानसेन उनके दरबार में जाकर उनके दरबार को क्या करते हैं, सुशोभित करते हैं।
तो इस तरीके से यहां पर तानसेन जो है अकबर के 9 रत्नों में शामिल होते हैं और वहां पर वो अपना कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आया रामचंद्र देव का। अब आते हैं हम विक्रमजीत बघेल के बारे में। ठीक है, तो विक्रमजीत बघेल की बात करें तो ये शासन किए थे 1593 से लेके 1675 तक। थोड़ा टाइमलाइन का यहाँ पर है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1593 से लेके 1675 का जो शासन रहता है वो किसका रहता है? वो रहता है विक्रमजीत बघेल का। ठीक है, तो यहाँ पे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। ठीक है, अकबर की अधीनता इन्होंने क्या की है? विक्रमजीत बघेल ने स्वीकार कर ली है। बांधवगढ़ दुर्ग जो है वहां पर मुगलों का अधिकार हो गया है। तो आप विक्रमजीत बघेल पर ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इन्होंने क्या किया था? अभी जो रामचंद्र देव बघेल थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी राजधानी क्या करी थी? गहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित करी थी। अब जो विक्रमजीत बघेल होते हैं वो अपनी राजधानी कहां से? बांधवगढ़ से कहां ले आते हैं? रीवा स्टेट या रीवा राज्य। ठीक है, तो अब राजधानी कहां चली गई है? अब राजधानी स्थानांतरित हो चुकी है रीवा क्षेत्र में। तो यहां पर राजधानी रीवा बन गई। जहांगीर के द्वारा बांधवगढ़ दुर्ग प्रदान किया गया। अब उनको क्या मिलता है? यहां पर जब मुगलों ने अधिकार कर लिया था तो जहांगीर का जब समय काल आया तो जहांगीर ने उनको क्या किया? बांधवगढ़ का जो दुर्ग है वो वापस से विक्रमजीत बघेल को दे दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं राजभाव सिंह। तो राजभाव सिंह जो थे वो खुद ही एक क्या थे? वो एक विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने कई रचना भी करी है। तो होत्र कल्पद्रुम इनकी रचना है। ठीक है, कवि रूपानी शर्मा के द्वारा बघेल वंश वर्णवम की रचना की गई है। तो यहाँ पर रूपानी शर्मा ने किसकी रचना की है? बघेल वंश वर्णनम, मतलब बघेल वंश के बारे में इन्होंने क्या किया है? उस पुस्तक में अपना वर्णन दिया है। एक महामृत्युंजय का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? उस मंदिर का निर्माण करवाया था राजभाव सिंह ने। समझ में आया? तो इस तरीके से यहां पर यह हो गया। अब बात आती है राजा अवधूत सिंह की। तो यहां पे शासन करने आते हैं राजा अवधूत सिंह। और राजा अवधूत सिंह कब से कब तक शासन करते हैं? 1694 से लेके 1755 ईस्वी तक। ठीक है, इनके समय काल में ही क्या होता है? समय काल नहीं, मतलब कहना चाहिए कि 1707 ईस्वी में बघेल और बुंदेला का क्या होता है? स्ट्रगल होता है, मतलब वो संघर्ष करते हैं एक दूसरे से और यहाँ पे लड़ाई होती है। तो यहाँ पे कहानी कहाँ से शुरू होती है वो समझिएगा कि यहाँ पर 36 साल की पुत्री होती है, उनका विवाह होता है हरि सिंह के साथ। अब हरि सिंह के साथ विवाह हो गया। विवाह के पश्चात जो भाई समर सिंह रहते हैं वो क्या कर देते हैं? वो हरि सिंह की हत्या कर देते हैं। अब हरि सिंह की हत्या हो गई तो हरि सिंह की हत्या के पश्चात जो 36 साल की पुत्री रहती है और हरि सिंह की क्या रहती है? पत्नी रहती हैं, वो हो जाती हैं सती। इससे क्या होता है? इससे जो बुंदेल के जो शासक है हृदय शाह, जो हीरापुर के शासक रहते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के कारण वो हमला कर देते हैं। कहाँ? वो हमला कर देते हैं बघेल सत्ता में। बघेल सत्ता में मतलब वो रीवा राज्य में या रीवा स्टेट में हमला कर दिए। अब रीवा राज्य में हमला होने के पश्चात क्या होता है कि यहाँ पर हमला तो हो गया। हमला होने के पश्चात जो हृदय शाह थे उनके द्वारा पूरा का पूरा जो रीवा राज्य था वो कैप्चर कर लिया जाता है। तो इसी पूरी कहानी को बोला जाता है बघेल बुंदेला संघर्ष। समझ में आया? तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके कारण देख लीजिए क्या होता है। हरि सिंह का द्वारा 36 साल की पुत्री का से विवाह हुआ। भाई समर सिंह द्वारा हरि सिंह की हत्या कर दी गई। हरि सिंह की पत्नी सती होने के कारण हृदय शाह बुंदेला द्वारा मैहर पर आक्रमण किया गया। तो मैहर पर यहाँ पे क्या होता है? आक्रमण होता है। ठीक है, अगर हम इस युद्ध की परिणाम की बात करें तो परिणाम में आता है यहाँ पर कि संपूर्ण पश्चिमी बघेल खंड पर अब क्या हो गया है? अब बुंदेला का अधिकार हो गया है। ठीक है, तो पश्चिमी बघेलखंड के क्षेत्र की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो गया है? यहां पर बघेलखंड पर बुंदेला सत्ता का अधिकार हो गया है। 1726 में जो रीवा राज्य था उस पर क्या होता है? हृदय शाह का अधिकार हो जाता है। तो यहां पर किसका अधिकार हो गया? हृदय शाह का अधिकार हो गया। अवधूत सिंह अब यहाँ पे क्या करते हैं? अब जो अवधूत सिंह जो अभी शासक हैं वो यहाँ पे मुगलों से क्या कर लेते हैं? मित्रता कर लेते हैं। और मुगलों से मित्रता करने के पश्चात हृदय शाह के विरुद्ध एक मोहम्मद बंगस, जो मुगलों के क्या रहते हैं? सरदार रहते हैं। तो मुगलों के सरदार मोहम्मद बंगस ने यहाँ पे क्या करते हैं? अवधूत सिंह के साथ मिलकर आक्रमण करते हैं और यहाँ पर हृदय शाह पराजित होते हैं। हृदय शाह जब पराजित हो जाते हैं तो वापस से रीवा राज्य बघेल शासक या बघेल शासन मर चला हो जाता है, या फिर वहां पर क्या होता है? बघेल जो रीवा राज्य है वहां पर बघेल शासन स्थापित हो जाता है और बघेल शासक सीधे सीधे यहाँ पर शासन करने लगते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर 1707 से लेके 1726 का जो समय काल था यहाँ पे इस तरह की क्या होती हैं? यहाँ पे अलग अलग संघर्ष हमें देखने को मिलता है बघेल और बुंदेलास के बीच। ठीक है, अब आते हैं अजीत सिंह पे। तो अजीत सिंह शासन करते हैं 1755 से लेकर 1809 तक। तो यहाँ पे इनका शासन काल आप देखेंगे तो 1755 से लेकर 1809 तक ये क्या करते हैं? शासन करते हैं।
समझ में आया। यहां पर होता है एक बांदा संघर्ष, बांदा संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जो हुआ था 1796 ईस्वी में। तो बांदा के नवाब रहते हैं नवाब अली बहादुर। नवाब अली बहादुर ये क्या करते हैं, ये रीवा पर आक्रमण कर देते हैं, और रीवा पर जब ये आक्रमण करते हैं तो परिणाम ये होता है कि अजीत सिंह द्वारा इनको संधि करनी पड़ती है ना। तो अजीत सिंह क्या करते हैं, नवाब अली बहादुर से संधि करते हैं, और उस संधि के पश्चात इन्हें हरजाने के रूप में, जो युद्ध का हरजाना होता है, उस युद्ध के हरजाने के रूप में इन्हें 1 लाख रुपए नवाब को देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से बांदा संघर्ष के बारे में बात की जाए तो 1796 ईस्वी में यह संघर्ष हुआ था, रीवा पर आक्रमण किया, अजीत सिंह ने संधि करी और हरजाने के रूप में 1 लाख रुपए उन्हें देने पड़े। ठीक है, उसके बाद आता है जय सिंह बघेल। ठीक है, तो जय सिंह बघेल जब आते हैं तो जय सिंह बघेल शासन करते हैं 1809 से लेकर 1833 ईस्वी तक। ये इनका क्या था, ये इनका समयकाल था। इनके समयकाल में 1812 ईस्वी में क्या होता है, करीम खान के नेतृत्व में रीवा राज्य में पिंडारियों का आक्रमण हो जाता है। अब क्या हो गया, रीवा राज्य में पिंडारियों का आक्रमण हो गया, तो अब क्या किया जाए, तो ये संधि करते हैं। यहाँ पर संधि होती है, बांदा नाम की संधि होती है 1812 में, जो होती है रीवा राज्य और अंग्रेजी शासकों के बीच। ठीक है, तो रीवा राज्य और अंग्रेजी शासकों के बीच संधि होती है, और इस संधि में बोला जाता है कि सबसे पहली चीज यहाँ पर जय सिंह बघेल को रीवा राज्य का वैध शासक माना जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, रीवा राज्य पर कोई भी ब्रिटिश आक्रमण नहीं करेगा। यहाँ पर मतलब कोई भी ब्रिटिश कंपनी है या ब्रिटिश का जो क्षेत्र है वो रीवा राज्य पर अब आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रीवा राज्य है वो अब ब्रिटिशर्स के संरक्षण में आ चुका है, इसलिए कोई आक्रमण नहीं करेगा, है ना। अब अगर यहाँ पे क्या बताया कि संधि का पालन आप अनिवार्य रूप से करेंगे, और आंतरिक चीज यहाँ पे क्या होगा कि राज्य के जो आंतरिक मामले हैं उन पर ये दखल दे सकते हैं। मतलब जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल या जनरल्स हैं वो क्या करेंगे, वो रियासत के आंतरिक मामलों पे बिल्कुल दखल दे सकते हैं। ये इनकी संधि का पात्र था। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जय सिंह बघेल के समय काल पर क्या होता है, बांदा की संधि होती है, वो भी 1812 में। उसके बाद शासन करते हैं रघुराज सिंह। रघुराज सिंह का समय काल देखें आप तो 1854 से लेके 1880 तक क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। अब यहाँ पे शासन चालू हो चुका है इनका, तो याद होगा आपको कि इनके समय काल में ही क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है ना, पहली चीज। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे किस तरीके से इनकी क्रांति हुई है। तो यहाँ पे इनके शासनकाल में क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। इनके जो दीवान थे वो थे दिनकर राव। ठीक है, तो दीवान कौन थे, दिनकर राव। और दिनकर राव ने क्या किया था, गोविंदगढ़ जो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो गोविंदगढ़ नामक नगर जो बसाया था वो बसाया था दीवान दिनकर राव ने। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जो अपने रघुराज सिंह थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोहरी भूमिका निभाई, और दोहरी भूमिका निभाते हुए इन्होंने अंग्रेजों का भी सहयोग दिया, और गुप्त रूप से इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रांतिकारियों को भी संरक्षण प्रदान किया। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी दूरदृष्टि का देखा कि कोई अंग्रेजी सत्ता कहीं ना कहीं ताकतवर थी, तो उनसे भी संबंध बनाकर रखे, और साथ ही साथ भारत देश में आज़ादी के रूप में जो व्यक्ति थे उन क्रांतिकारियों का इन्होंने क्या किया, उनको संरक्षण भी प्रदान किया। तो इस तरीके से यहाँ पर रघुराज सिंह अपना कार्य करते हैं, ये अपने कर्तव्य को निभाते हैं। अब 1857 की क्रांति की बात आ जाए तो क्रांति की बात करते हैं, और किस तरीके से बघेलखंड के रियासत के व्यक्ति ने अपना साथ दिया या किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, वो चीज़ हम समझेंगे। तो अगस्त 1857 में क्या होता है कि जगदीशपुर के शासक कुंवर सिंह क्या करते हैं, वो रीवा आगमन होता है। ठीक है, उनका रीवा आगमन होता है। इस पर क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट जो ऑसबर्न थे वो उन्हें रोक देते हैं, और रोक देने के कारण क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है विद्रोह। और विद्रोह किनके द्वारा किया जाता है, विद्रोह किया जाता है तिलंगा ब्राह्मणों के द्वारा। तो तिलंगा ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है विद्रोह की शुरुआत। अब विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है, तिलंगा ब्राह्मणों ने क्या किया, गिरफ्तारी का विरोध किया है कि भैया ऐसा ना किया जाए, है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आंदोलन को बढ़ाने भी आए थे। तो उस चक्कर को देखते हुए लेफ्टिनेंट ऑसबर्न ने उनको गिरफ्तारी कर दिया। यहाँ पे होता है मुफ्त फौज का गठन। ठीक है, तो एक मुफ्त फौज होती है, मुफ्त फौज का गठन रणमत सिंह और उनके कुछ मित्र लोग करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है, रणमत सिंह और मित्र होते हैं, यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, 300 प्लस सेना अधिकारी को अपनी सेना में शामिल करते हैं, और इसी सेना को बोला गया है, क्या बोला गया है, मुफ्त फौज। यहाँ पे ये क्या था, ये जो विद्रोह था ये सशस्त्र विद्रोह था, मतलब शस्त्रों के साथ किया गया विद्रोह था। तो इस तरीके से इनका उद्देश्य था ये। रघुराज सिंह द्वारा ठाकुर रणमत सिंह की आंतरिक सहायता की गई। आपको पता ही है कि इन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी, और दोहरी भूमिका निभाने के कारण जो रघुराज सिंह थे उन्होंने ठाकुर रणमत सिंह की आंतरिक सहायता की थी। और जो ठाकुर रणमत सिंह थे वो 1857 के क्षेत्र में की क्रांति में रीवा रियासत से या फिर बघेलखंड रियासत से ये नेतृत्व करता थे क्रांति के।
समझ में आया? आपको पता होगा कि ठाकुर रणमत सिंह के नाम पर एक खेल स्टेडियम भी बनाया गया है उनकी याद में, और खेल स्टेडियम कहाँ है? वो है रीवा में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर ठीक है, हम देखते हैं कि जो ये विद्रोह हुआ था उनका परिणाम क्या क्या निकले। तो यहाँ पर एक हीरा सिंह नामक व्यक्ति होता है, और हीरा सिंह नामक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है? वो विश्वासघात करता है। और विश्वासघात किससे करता है? ठाकुर रणमत सिंह से। तो यहाँ पर ठाकुर रणमत सिंह से विश्वासघात होता है, और विश्वासघात के पश्चात क्या होता है? इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार हो गए, नेतृत्व करता है या लीडर ही गिरफ्तार हो जाता है, तो क्या होता है? वहां पर विद्रोह में समस्या आ जाती है, विद्रोह थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो यहाँ पे विद्रोह कमजोर पड़ गया, और विद्रोह कमजोर पड़ने के पश्चात 1 अगस्त 1859 को उनको फांसी दे दी जाती है। यहाँ मतलब यहाँ पर ठाकुर रणमत सिंह को फांसी प्रदान कर दी गई है। अब आपको पता ही होगा, इतिहास में जब भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई विश्वासघाती व्यक्ति तो रहा ही होगा। आप अगर पलासी का युद्ध की बात कर लें, आप अगर बक्सर की युद्ध की बात कर लें, आप अगर किसी भी क्षेत्र में जाए, कहीं ना कहीं कोई ऐसी समस्या आएगी जहां पर विश्वासघात हुआ होगा, और उसके कारण अपन जिस उद्देश्य के लिए अपन आगे बढ़ रहे हैं वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। ठीक है, अब यहाँ पे दोहरी भूमिका निभाने के कारण रघुराज सिंह को क्या होता है? सोहागपुर, अमरकंटक और सिंहवाड़ा, ये तीनों का क्षेत्र क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों क्षेत्र उन्हें मिल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ऐसा अंग्रेजों को लग रहा था, है ना। पर वो यहाँ पर दोहरे भाव के कारण यहाँ पे उनको ये क्षेत्र मिला जाता है। जो दीवान दीनबंधु होते हैं उन्हें क्या होता है? उन्हें बहादुर की उपाधि दी जाती है। तो इनके जो दीवान थे दीनबंधु, उनको क्या किसकी उपाधि दी गई? तो उन्हें बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। समझ में आया? उसके बाद अगर ठाकुर रणमत सिंह के बारे में आप जानेंगे तो यहाँ पर उनको 3 मार्कर आएगा। तो 3 मार्कर में आप लिखेंगे 1857 की क्रांति में बघेलखंड का नेतृत्व किया, पहला पॉइंट। कोठी रियासत के निवासी थे, है ना। ये मनसहरी गांव के या मनसहरी एरिया के क्या थे? निवासी थे। वहां पे उनका मेमोरियल भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये किस रियासत से थे? ये कोठी रियासत से थे। 300 भारतीय सैनिकों को एकत्रित किया था इनके द्वारा, और अगस्त 1859 को इनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। तो इस तरीके से ठाकुर रणमत सिंह पे कोई क्वेश्चन आए तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। इनके द्वारा ही गठन किया गया था मुफ्त फौज। तो इसका गठन कब हुआ था मुफ्त फौज का? 1857 में। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? सशस्त्र विद्रोह करना, मतलब शस्त्रों के साथ यहाँ पर क्या करना था? इनका विद्रोह करना था। नेतृत्व करता थे ठाकुर रणमत सिंह, धीर सिंह, पंजाब सिंह। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया? इस सेना का या इस फौज का यहाँ पर नेतृत्व किया गया। कार्य की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानियों से संपर्क स्थापित करके क्या अपने आंदोलन को या अपने विद्रोह को बड़ा से बड़ा बनाया जा सकना, क्योंकि जितने स्वतंत्रता सेनानी उनसे मिलेंगे उससे उनका क्या होगा? आंदोलन और उनकी फौज की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। समझ में आया? उसके बाद महत्व क्या है इस चीज का कि इस जो ये यहाँ पे जो मुफ्त फौज थी, और मुफ्त फौज में जो व्यक्ति शामिल थे उसमें छोटी से लेकर बड़ी रियासत के सभी प्रकार के व्यक्ति क्या थे? शामिल थे। सभी समुदाय का इसको क्या मिला था? समर्थन भी मिला था। और धर्मनिरपेक्ष संगठन था, मतलब ये संगठन ऐसा था कि किसी भी धर्म पे आश्रित नहीं था, किसी के धर्म का समर्थन नहीं करता था। ये सभी धर्मों से हटकर सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए ही ये आंदोलन किया गया था या ये फौज बनाई गई थी। तो ये चीज़ें हैं जो मुफ्त फौज के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। इस पर 3 मार्कर या 5 मार्कर दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको उस हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है बघेलखंड एजेंसी का काल। यहाँ पर क्या होता है कि बघेलखंड रियासत की अर्थव्यवस्था जो होती है वो बहुत ही खराब हो जाती है। तो 1871 में जो रघुराज सिंह रहते हैं वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए एजेंसी कुछ क्षेत्र जो है हमें एजेंसी को दे देना चाहिए। तो वहाँ पर ये अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जो अपने 5 रियासत है, छोटी छोटी रियासतें, उनके कार्यभार को ब्रिटिश सत्ता को सौंप देते हैं और यहाँ पे वो लागू करते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में आप जानते होंगे, है ना। ये भारत के कितने 51% क्षेत्रों में क्या किया गया था? लागू किया गया था। आपने पढ़ा होगा 3 व्यवस्थाएं थी जिसे बोला जाता था स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद आता है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी के बाद आता है महालवाड़ी, है ना। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे या मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तब इन सब बंदोबस्त के बारे में जानेंगे। ये समझ लीजिए कि ये एक भू बंदोबस्त था जिसके तहत अर्थव्यवस्था में सुधार करना था। अब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने क्या ही सुधार किया होगा, आपको पता ही है कि वहाँ पे किसानों का शोषण ही हुआ है। आप जब इन सारे बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी क्या क्या शर्तें थी वो आप जान के लगेगा ही कि इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर किसानों का और मध्यम वर्गीय व्यक्तियों का शोषण किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 रियासतें थी, उसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या हो गया? लागू हो गया।
उसके बाद जब शासन करते हैं तो यहाँ पे आते हैं वेंकट रमन। तो वेंकट रमन जी का शासनकाल आता है। वेंकट रमन ने एक प्रशासनिक तौर पर बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए थे अपने शासनकाल में। 1895 से लेकर 1918 तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने शासन किया। अब 1895 में इन्होंने क्या किया था, एक अकाल पीड़ित समूह की स्थापना करी थी। तो यहाँ पर अकाल पीड़ित कोष की स्थापना इन्होंने 1895 में वेंकट रमन द्वारा की गई थी। दीवान के पद को इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे दीवान का पद समाप्त हो जाता है। राजस्व और न्याय के विकास के लिए उन्होंने कमिश्नर की नियुक्ति की। तो यहाँ पे राजस्व और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे न्याय मिल सके लोगों को, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कमिश्नर की नियुक्ति की। प्राथमिक शिक्षा और संस्कृत विषय को क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। तो यहाँ पे अनिवार्य किसको किया, प्राथमिक शिक्षा को और संस्कृत विषय को। प्रेस दरबार की स्थापना की गई। तो इन्होंने प्रेस दरबार की स्थापना की। स्वयं को कमांडर इन चीफ घोषित किया। तो ये क्या बन गए, कमांडर इन चीफ बना दिए खुद को। और सतना में इन्होंने क्या किया, फौज छावनी भी बनवाई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर वेंकट रमन के ये कार्य थे। अगर आपसे प्रशासनिक सुधार की बात की जाए तो प्रशासनिक सुधार में आप ये सारे पॉइंट्स आसानी से लिख सकते हैं। आपको 3 मार्कर और 5 मार्कर ये दोनों में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेंकट रमन का कार्यकाल समाप्त होता है। उसके बाद आता है राज प्रतिनिधि काल। राज प्रतिनिधि काल चालू होता है 1918 से लेकर 1922 तक। यहाँ पे प्रतिनिधि काल समझ होता है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन रहता है। उसके बाद आते हैं राजा गुलाब सिंह। तो राजा गुलाब सिंह कब आते हैं, 1922 में। यहाँ पर राज प्रतिनिधि काल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर गुलाब सिंह जो रहते हैं वो अल्पवयस्क रहते हैं, जिसके कारण उन्हें शासन की सत्ता नहीं मिल पाती है। और जब वो वयस्क हो जाते हैं तो 1922 से लेकर 1946 तक ये शासन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह का शासन कब से कब तक होता है, 1922 से लेकर 1946 तक। समझ में आया। प्रशासनिक व सामाजिक सुधारों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सुभाष चंद्र बोस का इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। समझ में आया। तो ये चीजें हो गई। अब इनके कुछ सुधार थे जिन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। क्योंकि गुलाब सिंह का समयकाल ऐसा था जहां पे उन्होंने 1922 से लेकर 1946 तक क्या किया था, शासन किया था। और इस शासनकाल में इन्होंने प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामाजिक सुधार किए थे। वो सब देखेंगे कि हम इन्होंने क्या क्या अपने शासनकाल में सुधार किए थे। क्योंकि आप इनका जो शासनकाल था ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासनकाल था। इन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए। वो सबके लिए एक महान शासक, बघेलखंड के महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो 1932 की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, राज्य परिषद का गठन किया। तो प्रशासनिक सुधार के रूप में आप देखेंगे कि यहाँ पर 1932 में राज्य परिषद का गठन किया गया था। इनके द्वारा ही प्रशासनिक सुधार में कृषि फार्म की स्थापना की गई थी 1935 में। तो 1935 में इन्होंने कृषि फार्म की स्थापना की। 1940 ईस्वी में इन्होंने बघेलखंड फ्लोर मिल की स्थापना की। समझ में आया। तो यहाँ पे फ्लोर मिल की स्थापना 1940 में बघेलखंड में इन्होंने की थी। रीवा में ही इन्होंने क्या किया था, बैंक ऑफ बघेलखंड स्थापित किया था। तो बैंक ऑफ बघेलखंड की बात करें तो कौन स्थापना किया था, तो यहाँ पर गुलाब सिंह के द्वारा बैंक ऑफ बघेलखंड की स्थापना की गई थी। शैक्षणिक सुधार पर आते हैं। तो शैक्षणिक सुधार की बात करें तो शैक्षणिक सुधार में 1934 ईस्वी में रीवा में इन्होंने शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने एजुकेशन को अपना योगदान दिया क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया था उस समय। तो यहाँ पर वो शिक्षा बोर्ड की स्थापना करते हैं। 1936 में ये क्या करते हैं, पंचवर्षीय शिक्षा योजना भी चलाते हैं। तो 1936 में इनका ये एक महत्वपूर्ण काम था। 1936 में इस शिक्षा मंदिर के नाम पर एक अंग्रेजी स्कूल ओपन करते हैं। तो शिक्षा मंदिर में क्या करते हैं, ये एक इंग्लिश स्कूल ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक मेन काम हो गया। छात्रवृत्ति हेतु गरीब छात्र हितकारी कोष की भी स्थापना इनके द्वारा की जाती है। ये चीज हो गया। तो शैक्षणिक सुधार हो गए इनके। उसके बाद आप आगे जाओगे तो सामाजिक सुधार की अगर बात करें तो गुलाब सिंह के समय काल पर बाल विवाह और अस्पृश्यता की समाप्ति हेतु कानून बनाए गए थे। यहाँ पर जो कई भी समाज की ऐसी कुरीतियां थी, जो बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, अस्पृश्यता हो गया, तो इन सब में बाल विवाह और अस्पृश्यता की बात करें तो इन सब की समाप्ति के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कानून बनाए थे। रीवा में विधवा आश्रम की स्थापना भी की थी इनके द्वारा। वर्ण व्यवस्था का क्या किया, इन्होंने उन्मूलन किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन हो गया। रीवा में जुबली जनाना अस्पताल की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जुबली जनाना अस्पताल गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया। 41 सदस्यीय प्रजा परिषद की स्थापना इनके द्वारा की गई। और बघेलखंड में बालचर मंडल,
बालचर मंडल की स्थापना की, जो किसके लिए था, वो था नैतिक सुधार के लिए। तो नैतिक सुधार के लिए इन्होंने बालचर मंडल की स्थापना की थी। अब बात करते हैं, इनके समय पर एक भूमि व्यवस्था लागू की गई थी जिसे बोला जाता है पवई रूल्स। ठीक है, तो इनके समय काल पर क्या था, एक भू व्यवस्था थी या भूमि व्यवस्था थी जिसे बोला जाता था पवई रूल्स। और ये यहां पर ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1934 ईस्वी में। समझ में आया? 1934 ईस्वी में क्या हुआ था, भूमि व्यवस्था थी। तो इस भूमि व्यवस्था में क्या क्या फीचर्स थे वो हम जानेंगे। तो यहां पर अलग अलग पार्ट में 40 और 60 के परसेंटेज में यहाँ पे विभाजित कर दिया गया था, 40% और 60%। तो 40% जो राज्य था वो राज्य की भूमि थी, मतलब कोठार जो भूमि थी वो राज्य के पास थी। ठीक है, तो 40% इनके पास हो गई। और यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे दरबार संबंधी किसान हुआ करते थे। ये 40% जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या कैसे किसान रहेंगे, दरबार से जो संबंध रखते होंगे वैसे किसान रहेंगे। जो 60% की बात की जाती है वहाँ पे था इलाकेदार और पवईदारों के पास था। ये इलाकेदार और पवईदारों के पास ये 60% की भूमि थी और ये क्या करते थे, ये मनमाने ढंग से कर वसूल करते थे। और इसी चीज को कम करने के लिए ये पवई रूल्स लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इलाकेदारों और पवईदारों के अधिकार को क्या करना, सीमित करना, उन्हें कम करना, कि वो मनमाने ढंग से कोई भी कर वसूल ना कर पाए और किसानों के शोषण को कम किया जा सके। तो यहाँ पे उनकी कुछ शर्तें थी कि राजा के आदेश का पालन करना। जब ये पवई रूल्स लाया गया तो यहाँ पे उनकी शर्तें थी कि राजा के आदेश का पालन करना, वनोपज पर रीवा दरबार का पालन करना। दूसरा चीज क्या हुआ, वनोत्पाद पर 1/4 राज्य हेतु संरक्षित करना। तो यहाँ पे जो वनोपज था उस पर किसका अधिकार था, रीवा दरबार का भी अधिकार रखने की बात की गई। पहली चीज, रीवा राजा के आदेश का पालन किया गया, है ना। वनोत्पाद पर यहाँ पर 1/4 जो पार्ट था वो राज्य हेतु संरक्षित रखने की बात की गई। जो वन से अलग अलग चीजें उत्पादित वस्तुएं निकली हैं उनके लिए 1/4 जो भाग था वो राज्य के लिए संरक्षित करने की बात कही गई। और अनुपयोगी भूमि थी, जो भी जिसपे कोई काम नहीं हो पा रहा था या कोई उपज नहीं हो पा रही थी, उस पर क्या हुआ, उस पर राज्य का अधिकार होने की बात की गई कि राज्य का अधिकार होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम ऐसा हुआ कि जो पवईदार थे और इलाकेदार थे उन्होंने इसे क्या बोला, उन्होंने इसे काला कानून की संज्ञा दी, काला कानून बोला, क्योंकि उनके फायदे के लिए नहीं थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऐसा बोलेंगे ही कि ये हमारे लिए क्या था, काला कानून है ना। यहाँ पे क्या हुआ, पवईदार संघ का निर्माण किया गया और अंग्रेजों द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो इन्होंने जब ये कानून लाया गया तो कानून लाने के पश्चात जो पवईदार संघ की स्थापना की, और जब पवईदार संघ की स्थापना हो गई तो यहाँ पे इस संघ की स्थापना होते ही अंग्रेजों के द्वारा इन पर क्या किया गया, इन पर अलग अलग प्रतिबंध लगाए गए। समझ में आ गया। अब क्या होता है कि महाराज गुलाब सिंह का जो ये सब काल था या ये सब इन्होंने जो सुधार किया था, इसके सुधार के कारण इन्हें अपने युग के प्रथम समाज सुधारक नरेश की संज्ञा दी जाती है, उन्हें ऐसा बोला जाता है। तो प्रथम समाज सुधारक नरेश की बात की जाए तो वो कौन थे, वो अपने गुलाब सिंह जी थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम महाराज मार्तंड सिंह जुदेव जी की। तो इन्होंने शासन किया 1946 से लेकर 1995 तक। ठीक है, 1947 में तो ये भारत संघ में मिल ही जाता है, जिस तो पता ही होगा, 50 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे शासन में मिल गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रीवा राज्य के क्या होते हैं, यहाँ पे ये अंतिम शासक होते हैं। तो रीवा राज्य के क्या हो गए, अंतिम शासक हो गए। सर्वप्रथम सफेद शेर मोहन को इनके द्वारा ही देखा गया था। ये उस समय की बात है जहां पर भारत देश आज़ादी की राह पर था या आज़ाद ही होने वाला था। इनके द्वारा जो मुख्य कार्य थे उनकी बात की जाए तो संवैधानिक सुधार समिति का गठन इनके द्वारा किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, अध्यक्ष बनाए गए थे हरसिंह गौर जी। तो यहाँ पे हरसिंह गौर के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पे उनको अध्यक्ष बनाया गया संवैधानिक सुधार समिति का। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। तो यहाँ पे मार्तंड सिंह जी क्या करते हैं, आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना गोविंदगढ़ में करते हैं। टाइगर सफारी की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, है ना। और भारत संघ का विलय इनके शासनकाल में हुआ था, जो कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं कि किस तरीके से विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो विंध्य प्रदेश की गठन की बात करें तो 1948 में बघेलखंड और बुंदेलखंड की सभी 35 रियासतें को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। मतलब यहाँ पर आपको पता होगा कि अभी हम आगे वाले लेक्चर में बघेलखंड रियासत के बारे में बुंदेलखंड रियासत के बारे में पढ़ेंगे। तो बघेलखंड की जितनी रियासतें थी उनमें क्या क्या रियासतें थी, और बुंदेलखंड की जितनी रियासतें थी, इन रियासतों को मिलाकर एक विंध्य प्रदेश
को बनाया गया और विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। विंध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना जो 1950 में बना था। ठीक है, 1952 का जब आम चुनाव हुआ था तो यहाँ पे आम चुनाव में मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल बने। तो मुख्यमंत्री कौन बन गए? शंभुनाथ शुक्ल बन गए। और 1956 में ही विंध्य प्रदेश का विलय क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। जब आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ, तो मध्य प्रदेश का जो पार्ट था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में अलग अलग थे, है ना, अलग अलग विभाजित थे। तो यहाँ पर जब अलग अलग विभाजित होने के बाद यहाँ पे विदर्भ का क्षेत्र था, है ना, विंध्य क्षेत्र था, और यहाँ पे इंदौर और नागपुर वाला, इंदौर और ग्वालियर वाला जो एक पार्ट था, तो इस तरीके से यहाँ पे पार्ट में विभाजित था। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन होता है तो इस पुनर्गठन के दौरान ही क्या होता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का विलय हो जाता है। किसमें? विंध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का विलय हो जाता है 1956 में। समझ में आ गया? तो इस तरीके से यहाँ पे विंध्य प्रदेश बना, विंध्य प्रदेश का गठन हुआ और 1956 में विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर शामिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बघेलखंड के सभी शासकों के बारे में आपको बताया जा चुका है। बघेलखंड के सारे शासक हो चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए, वो चीज आप समझ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा बघेलखंड की जो रियासत थी उसमें अलग अलग और छोटी छोटी रियासतें थी। वो रियासतें कौन सी थी, उनमें कौन ने शासन किया, उसका एस्टैब्लिशमेंट किसने किया और उन्होंने अपनी रियासतों में क्या काम किए, ये सारी चीजें आप समझते हैं। ठीक है, तो बघेलखंड की अब अन्य रियासतों की बात आती है तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आती है मैहर रियासत। मैहर रियासत की बात करें तो यहाँ पे जो स्थापना की थी वो किया था जमनी भान जी ने। तो जमनी भान जी ने मैहर रियासत की स्थापना की। चंद्रभान के द्वारा यहाँ पे मैहर दुर्ग का क्या किया गया, निर्माण करवाया गया। तो यहाँ पर मैहर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, चंद्रभान जी ने। ठीक है, छत्रसाल द्वारा इसमें आक्रमण किया गया, तो मैहर में छत्रसाल ने आक्रमण किया। फिर उसके बाद गोंड शासक हैदर शाह ने यहाँ पर शासन किया, आक्रमण किया। और उसके बाद यहाँ पर आक्रमण के दौरान ही क्या होता है कि बुंदेलों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग शासक यहाँ पे जो अपने हृदय शाह रहते हैं, हीरापुर के शासक जो बुंदेला शासक भी रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो आक्रमण करते हैं मैहर पे और मैहर पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ मैहर रियासत का। उसके बाद हम आते हैं नागौद रियासत में। तो नागौद रियासत की स्थापना की थी राजा चैन सिंह के द्वारा। तो राजा चैन सिंह ने यहाँ पर क्या किया, स्थापना की किसकी, नागौद रियासत की। राघवेंद्र सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। तो इस रियासत से जो शासक थे राघवेंद्र सिंह जी, वो क्या करते हैं, 1857 में अंग्रेजों का साथ देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक नागौद का किला है जो फेमस है, उसकी स्थापना करवाई थी किसने, फकीर शाह ने। तो फकीर शाह ने क्या किया, यहाँ पर निर्माण करवाया नागौद किले का। ठीक है, उसके बाद आती है सोलावल रियासत। तो सोलावल रियासत की स्थापना करते हैं फतेह सिंह के द्वारा। यहाँ पे फतेह सिंह स्थापना करते हैं किसकी, रियासत करते हैं सोलावल रियासत की। बाद में हृदय शाह बुंदेला का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। आपको पता होगा कि एक संघर्ष होता है जहाँ पर हृदय शाह जो होते हैं वो पूरे रीवा स्टेट पर ही क्या कर रहे हैं, रीवा स्टेट पर ही अपना अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सोलावल रियासत पर भी क्या किया, अधिकार जमा लिया। 1802 की बात करें तो 1802 में बासीन की संधि होती है और इस संधि के पश्चात क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। समझ में आया। उसके बाद बात करें हम कोठी रियासत की। तो कोठी रियासत की स्थापना की थी जगत राय सिंह बघेल द्वारा। तो जगत राय सिंह जो बघेल होते हैं वो यहाँ पे शासन करते हैं या इसकी स्थापना करते हैं। 1810 में ब्रिटिशर्स के द्वारा ही एक अलग राज्य का दर्जा इसे प्रदान कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ब्रिटिशों के द्वारा क्या होता है, अलग राज्य का दर्जा इसे प्रदान कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर मैहर रियासत, नागौद रियासत, सोलावल रियासत और कोठी रियासत, इन सब के बारे में आपको शॉर्ट जानकारी मिल गई है। 3 मार्कर में आप इनके आंसर आराम से लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देने को आता है कि 5 मार्कर में आप बघेलखंड की अलग अलग रियासतों के बारे में लिखिए, तो ये रियासत के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि बघेलकालीन व्यवस्था कैसी थी, किस तरीके से इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था संभाली, इनका कला और साहित्य में क्या योगदान था, स्थापत्य में क्या योगदान था, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो संपूर्ण शक्ति जो थी वो राजा के हाथों में क्या होती थी, केंद्रित होती थी। मतलब हर एक डिसीजन न्याय से संबंधित हो, राजस्व से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रशासन से संबंधित हो, वो सारे निर्णय कौन लेता था, राजा ही लेता था। और यहाँ पे सारी शक्तियां जो थी वो राजा के हाथों पे ही क्या थी, केंद्रित थी। यहाँ पे जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वो अमात्य, सचिव और मंत्री नाम से होते हैं। तो ये प्रमुख अधिकारी कौन थे, अमात्य हो गया, सचिव हो गया और मंत्री हो गए।
अपराधियों को दंड की व्यवस्था की गई थी। तो इनकी न्याय व्यवस्था इतनी सही थी कि न्याय व्यवस्था से क्या करते थे, अपराधियों को दंड दिया करते थे। ठीक है, बघेलखंड के जो शासक थे वो क्या थे, न्यायप्रिय थे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो इस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं न्यायप्रिय भी थे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, अपराधियों का दमन भी किया और इस तरीके से अपने शासन को सुचारू रूप से चलाया। ग्राम व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ग्राम व्यवस्था में प्रत्येक गांव में चौकीदार की नियुक्ति की जाती थी। तो यहाँ पे चौकीदार भी हुआ करते थे। कृषि मापन पद्धति भी प्रचलित थी। तो यहाँ पे कृषि की माप करवाई गई, प्रॉपर तरीके से कृषि को बांटा गया, उनका राजस्व डिसाइड किया गया। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये काम हुआ। पंचायतों में विवादों का निपटान किया गया, मतलब जो भी कृषि संबंधित या फिर और भी कोई समस्याएं या मतलब समस्या आती थी तो वहाँ पे पंचायतों के द्वारा उस समस्याओं का निराकरण किया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे बघेलखंड रियासत में इनकी इस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। स्थापत्य की बात करें तो स्थापत्य में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने स्थापत्य में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे इनकी एक महत्वपूर्ण वो था। मुगल स्थापत्य कला का हमें प्रभाव भी मिलता है, जो इन्होंने दुर्ग बनवाए, किले बनवाए, अलग अलग चीज़ें स्थापित करवाई। तो वहाँ पर हमें मुगल स्थापत्य भी मिलता है, हमें राजपूत शैली, पाश्चात्य शैली, इन सभी शैलियों का प्रभाव भी उनके स्थापत्य में हमें नजर आता है। इसके पश्चात इन्होंने जल स्रोतों, कई जल स्रोतों, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाया। बागों का भी इनके द्वारा निर्माण कराया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर स्थापत्य कला में इनका यह महत्वपूर्ण योगदान था। कला एवं साहित्य की बात कर लें कि इनके इस क्षेत्र में क्या योगदान था, तो सबसे पहले तानसेन जी के द्वारा, जो रामचंद्र बघेल के क्या थे, दरबारी कवि थे, उनके द्वारा ध्रुपद की खोज की गई। ध्रुपद एक तरह का गायन है जो इनके द्वारा संगीतकारों के द्वारा गाया जाता है। तो वो यहाँ पे क्या होता है, ध्रुपद गायन का भी तानसेन के द्वारा क्या किया गया, आविष्कार किया गया। कवि माधव ने कवि भानुदय काव्यम की रचना की। तो कवि भानुदय काव्यम की रचना किसने की थी, कवि माधव ने। आनंद रघुनंदन की बात की जाए तो इसकी रचना की थी कौन, महाराजा विश्वनाथ, क्योंकि ये क्या थे, संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने आनंद रघुनंदनम की स्थापना की। राधाचरित की बात करें तो रामचंद्र भट्ट द्वारा भी इनकी रचित की गई। भक्तियाल की बात करें तो रघुराज सिंह के द्वारा किया गया। और होत्रकल्प मुद्रम की स्थापना मतलब रचना की थी भाव सिंह ने। तो इस तरीके से यहाँ पर कला एवं साहित्य में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग रचनाएं इनके साहित्य मतलब काल की, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने समय काल में भी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो साहित्य को संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया गया। अब यहाँ पे आते हैं इनके स्थापत्य की बात। हम स्थापत्य की बात तो कर लिए कि बलुआ पत्थर का प्रयोग किया, मुगल स्थापत्य का प्रयोग किया, राजपूत पाश्चात्य शैली का प्रयोग किया, लेकिन इनके शासनकाल में है क्या क्या चीजें, मतलब कौन कौन सी चीजें बनाई गई थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रमुख किले और दुर्ग के बारे में। तो यहाँ पर मैहर दुर्ग का जो निर्माण कराया गया था वो वैद्य चंद्र के द्वारा करवाया गया था। बांधवगढ़ का जो दुर्ग था वो बघेल शासक के द्वारा करवाया गया था। रीवा दुर्ग की बात करें तो रीवा दुर्ग बनवाया था जलाल खान ने। सोलाबल दुर्ग की बात करें तो फतेह सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया था। सुहागपुर दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण कराया था वीर सिंह देव ने। ये कहाँ है, ये है शहडोल जिले में। माधवगढ़ किला की बात करें तो ये कहाँ है, ये लक्ष्मण सिंह के द्वारा बनवाया गया था माधवगढ़ किला। गोविंदगढ़ का किला जो कि रीवा जिले में है, तो इसका निर्माण करवाया था रघुराज सिंह के द्वारा। विश्वनाथ सागर तालाब का निर्माण कराया गया था, यह भी करवाया गया था रघुराज सिंह के द्वारा। वेंकट रमण ने अपने नाम पे ही क्या रख दिया, वेंकट भवन का निर्माण करवा दिया। शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था बुल्लार देव ने। और महामृत्युंजय नाथ के मंदिर का निर्माण कराया महाराज भाव सिंह ने। तो इस तरीके से अलग अलग शासकों ने अलग अलग क्या किया, यहाँ पर स्थापत्य का निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस बघेलखंड रियासत के सभी शासकों के बारे में बता दिया गया है, उनका कार्य भी बता दिया गया है। 5 मार्कर, 11 मार्कर, सभी प्रकार के मार्कर्स में आप क्या कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं। इनका स्थापत्य की जानकारी दे दी गई, कला साहित्य की जानकारी दे दी गई। तो आप यहाँ पर आंसर राइटिंग जब करेंगे तो 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर में आप अपने क्वेश्चन बनाइए और इस क्वेश्चन के सारे जवाब आपको इस PDF में या इस लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बघेलखंड रियासत समाप्त होती है। मिलते हैं लास्ट लेक्चर में, जो यूनिट 5 का जो यहाँ पे लास्ट रियासत है जो कि बुंदेलखंड रियासत है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपका
पूरी तरीके से जो पेपर 1 का यूनिट 5 है वो यहाँ पर यूट्यूब पर पूरे तरीके से कंप्लीट करा दिया गया है। आप इससे पूरा का पूरा यूनिट 5 तैयार कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा में आप अपना अच्छा सा अच्छा आंसर लिख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी भी लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।